अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू असा मेडिकोस। ठीक है, अब CFRC हो गया आप लोगों का और पर्ल्स हो गया। एक स्टेशन जनाब आप लोगों का है मेडिसिन का, सर्जरी का, वो पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एग्जामिनेशन से डिफरेंट कैसे करते हैं वो आप लोगों को कुछ पहले से भी आती हैं और कुछ इंशाल्लाह हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, सर्जरी के कुछ स्टेप्स होते हैं सर्जरी के, सॉरी एग्जामिनेशन के। सबसे पहले जी हैंड वॉश करके जाना होता है, एग्जामिनर एक नंबर लेता है। ठीक है जी, राइट साइड से अप्रोच करना है, कंसेंट लेना है, एक एक नंबर इन सब चीज़ों का होता है। एंड पे जी थैंक यू भी कहना है उसका पेशेंट का। ठीक है जी, और प्रोटोकॉल कंप्लीट देना, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। ठीक है जी, जो पार्ट रिक्वायर्ड पार्ट है सिर्फ उसको ही एक्सपोज करना है। और अगर शेफ्रॉन ऐड करना है तो आप ज़रूर करें अगर कोई अपोजिट जेंडर का आपका पेशेंट हो तो। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोगों के मेडिसिन के अंदर आ गया एलो हैंड और रिस्ट की एग्जामिनेशन में हमेशा पूरा आ जाता है क्या इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। इंस्पेक्शन आ जाएगी, पाल्पेशन आ जाएगी, फिर आप लोगों की आ जाएगी मूवमेंट्स आ जाएंगी, और नेक्स्ट लास्ट पे जो है ना आपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के टेस्ट करवाने होते हैं। ठीक है जी, इंस्पेक्शन में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले हमेशा कंपेयर करेंगे दूसरी साइड से भी। ठीक है जी, पेशेंट को सामने उसके हाथों पे देखना है, रिस्ट पे देखना है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, स्कार मार्क वगैरह तो नहीं है। ठीक है जी, अब आप लोग मस्कुलोस्केलेटल का पढ़ रहे हैं, इतना आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आप लोगों का ब्लॉक है ना इससे रिलेटेड है। देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ पेशेंट होगा तो उसके यहाँ पे नोड्यूल्स होंगे, उसके इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी, और इसी तरह अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस अल्नर डेविएशन थोड़ी सी उसकी हाथ की हुई होगी। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसके हाथों में क्या होगा, बाउचॉर्ड और हेबर्नर नोड्स होते हैं। ये आप लोगों को मैंने पैथो में पढ़ाया है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट के ऊपर हेबर्नर नोड्स होते हैं, छोटे नोड्स होते हैं। और जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है उंगली के आगे बिल्कुल वहाँ पे बाउचॉर्ड नोड्स होते हैं। ठीक है जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर पेशेंट होगा तो उसकी उंगली देखना स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है। देखना उसकी जो फिंगर है ना, तो उसका जो प्रॉक्सिमल सबसे नेल के पास वाला जो इंटरफेरेंशियल जॉइंट है वो नीचे बेंड होगा, बाकी उंगली उसकी ठीक होगी लेकिन वो आगे से बेंड हुई होगी जहाँ नेल बेंड होता है। ठीक है जी, प्रॉक्सिमल सॉरी डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। ठीक है जी, अच्छा तो ये एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन आपने कर ली, किस तरह की दोनों हाथों में स्वेलिंग वगैरह देखी, विजिबल जो है कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ठीक है जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अल्नर डेविएशन होगी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी हुई होगी, बताना आप लोगों ने कि नोड्यूल्स हमें नजर आएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आया तो ये नोड्स उसके नजर आएंगे। ठीक है जी, अब आपने पाल्पेशन कैसे करनी है, अपने हाथ गर्म करने हैं और पेशेंट के फेस के तासुरात को देखना है, इमोशंस को सॉरी उसके क्या दर्द है तो वो पहले ही बता देगा, जिस जगह पे दर्द है उसको आपने टच नहीं करना, एग्जामिनर को आपने बता देना है। ठीक है जी, आपने कह देना क्या मैं आपको हाथ लगाने लगा हूँ, आपका मुआयना करने लगा हूँ। ठीक है जी, कंसेंट अच्छे से लेना आपने। ठीक है, आगे आपने हाथ गर्म किया। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर चेक कर लिया, नॉर्मल साइड का दूसरे हाथ पे देख लिया, अब नॉर्मल साइड पे देख लिया, फिर दोबारा नॉर्मल साइड पे बैक ऑफ द हैंड लगाना है। ये CFRC में मैं बता चुकी हूँ, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी एक बार देखा है सब कुछ कंफर्म होगा। इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट लिस्ट बता देती हूँ। ठीक है जी, वहाँ आपने टेम्परेचर देख लिया, उसके बाद आपने टेंडरनेस देखनी है, सुपरफिशियल टेंडरनेस देखनी है, डीप टेंडरनेस उस जॉइंट के ऊपर हाथ लगा के देखना है, बोनी लैंडमार्क्स देखने हैं कि बोन तो कंटिन्यूटी में आना, कोई मसला तो नहीं, बोन वीक शीक तो नहीं कहीं से लग रही है आपको बिल्कुल। और फिर आपने क्या करना है कि टेंडरनेस के बाद आपने पल्स पे चला जाना है, इधर हैंड के ऊपर और रिस्ट के ऊपर हमें पता है ये रेडियल पल्स है वो चेक करेंगे। उसके बाद आपने मूवमेंट करवानी है, सबसे पहले एक्टिव मूवमेंट करवानी होती है। पेशेंट को अपना हाथ ऐसे कर रहे हैं, फ्लेक्शन एबडक्शन सॉरी फ्लेक्शन एक्सटेंशन अपने रिस्ट पे खुद करवा के दिखानी है। तो पेशेंट अगर खुद कर रहा है एक्टिव उसकी करनी है कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप करें। ठीक है जी, उसके बाद उसकी पैसिव मूवमेंट करें, फिर उसका हाथ पकड़ के आपने ऊपर नीचे करना है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवानी है रिस्ट जॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, ये सारा। उसके बाद इनकी एग्जामिनेशन में लास्ट आपने ना एक कुछ टेस्ट करवाने होते हैं उसके फंक्शन के लिए कि जॉइंट काम कर रहा है कि नहीं, कि इस तरह करें कि मुट्ठी ज़ोर से बंद करें। ठीक है जी, और मेरा हाथ पकड़ें, छोड़ना नहीं है, उंगली पकड़ें या आपने छोड़नी नहीं है, चेक करना है कि फंक्शन ठीक है, या कोई चीज़ उठा के मुझे दो, इस तरह से जॉइंट के फंक्शन का पता लग जाएगा। ठीक है जी, इंस्पेक्शन होगी, पाल्पेशन होगी, ये देख भी लें आप। मूवमेंट आपने एक्टिव करवानी है, फिर पैसिव करवानी है, देखना कि रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तो नहीं है कि बाहर यहाँ तक की तो नहीं सिर्फ कर रहा कि बस आगे जा ही नहीं रहा, उसका हाथ वगैरह आर्थराइटिस वगैरह में पेन स्टिफनेस वगैरह तो नहीं हुई। ठीक है जी, और कुछ फंक्शंस भी एंड पे करवाने होते हैं कि मुझे कुछ उठा के दे वगैरह, मुट्ठी वगैरह बनाए। ठीक है जी, स्पाइन अगला है लो आप लोगों का स्पाइन एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। पेशेंट को आपने खड़ा करना है, उसी तरह हैंड वॉश वगैरह वो मैं बार बार नहीं बता रही, कंसेंट लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रज़ा है, मैं आज आपका मुआयना करूँगी ताकि आपकी बीमारी की तशखीस में मदद मिल सके। ठीक है जी, क्या नाम है आपका, क्या एज है, एज लाजमी देखनी है क्योंकि एज के साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो एज लाजमी उसकी नोट करनी है। फिर आपने उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि मैंने करना क्या, अभी मैं कुछ आपको खड़े करके कुछ एग्जामिनेशन करूँगा। ठीक है जी, बस ये चले आप शुरू करते हैं, मुआयना इजाज़त है जी, इस तरह से करना है। सही है, स्पाइन एग्जामिनेशन में पेशेंट को पहले खड़ा करना है, पीछे से उसके खुद पीछे उसके जाकर देखना स्पाइन उसकी बिल्कुल ठीक है, स्पाइन इनवर्ट तो नहीं है, लॉर्डोसिस उसको कहते हैं, हाँ लॉर्डोसिस उसको कहते हैं। ठीक है जी, काइफोसिस तो नहीं है कि स्पाइन बिल्कुल बाहर की तरफ या कूब वगैरह ज़्यादा तो नहीं निकला हुआ, और स्कोलियोसिस देखना है कि कहीं
उसका कर्वेचर ख़राब तो नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपने इंस्पेक्शन कर ली। पाल्पेशन फिर आपने करनी है अपनी कुछ उंगलियां जो है ना, 2-3 उंगलियां उसकी स्पाइन के साथ साथ ही बस कर लेके आना है कि कोई टेंडरनेस वगैरह तो नहीं आपको फील हो रही, ठीक है जी। उसके बाद आपने उससे मूवमेंट करवानी होती है ना, इंस्पेक्शन पाल्पेशन। मूवमेंट में क्या करेंगे, थोड़ा आगे बेंड होकर मुझे दिखाएं, हल्का सा पीछे बेंड होकर दिखाएं, साइड पे ज़रा पाँव को हाथ लगा के थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा कितना साइड पे हुआ जाता है, ठीक है जी। ये मूवमेंट होगी। उसके बाद कुछ स्पेशल टेस्ट वगैरह करवाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि खड़ा करके ना उस पेशेंट को मतलब उसके L5 के लेवल पे आपने एक मार्क लगा देना है, ठीक है जी। और उसे कहना है कि और उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर भी एक जो है ना वो निशान लगा देना है, ठीक है जी। 2 मार्क्स लगा देना है। उसे कहना है आगे को बेंड हो, पाँव को ज़रा हाथ लगाओ या थोड़ा सा जितना हुआ जाता है, देखना है कि वो जो आपने जो मार्क्स लगाए थे उनमें डिस्टेंस भर रहा है। अगर वो 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही भर रहा है तो इट्स मीन नॉर्मल है, ठीक है जी। स्पाइन एग्जामिनेशन होगी, ये पाल्पेशन आपने कर ली, मूवमेंट आपने उसकी ये कर ली, ठीक है जी। टेस्ट जो अभी हमने करवाया 10 सेंटीमीटर वाला निशान लगा के, उसे कहते हैं शोबर्ट्स टेस्ट, ठीक है जी। आगे आपने कार्डियोवैस्कुलर वेस्कुलाइटिस के अंदर आपने देखनी है पल्स, क्योंकि वेस्कुलाइटिस जब हुआ होता है तो पल्स नहीं आ रही होती, क्योंकि वेसल की वॉल जो है वो थिक हुई होती है। और एंडोथीलियम आपने एग्जामिनर को बताना है कि जो है ना ल्यूमन उसका नैरो हुआ होता है, इसलिए डिस्टल जो पल्सिस है या तो वो आती नहीं है या वो फीबल हो जाता है। इंस्पेक्शन में पहले ही आप लोगों को पता चल जाएगा अगर पल्स नहीं आ रही, साइनोसिस हुआ होगा, ब्लू हुआ है, या फिर जो उसकी स्किन है वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्रोटिक होती जा रही है या कुछ इस तरह का नेक्रोसिस में जा रही है कि पता चलेगा ब्लड सप्लाई इसको पहुंच ही नहीं रही है, इसलिए स्किन ऐसे हो रही है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने हमेशा वेस्कुलाइटिस में एक्सट्रीमिटीज़ को सबसे पहले देखना है कि वहाँ पे कलर कैसा है, अल्सर तो नहीं है, कलर कोई ब्लू तो नहीं है, ब्लड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ आप देख रहे हैं ट्रॉफिक चेंजेस के, और बाद में आपने कमेंट भी करना है कि जी कलर ऑफ द लिम्ब इज नॉर्मल, दोनों साइड पे एग्जामिन कर लिया, नो अल्सर इज प्रेजेंट एंड नो ट्रॉफिक चेंजेस इज प्रेजेंट, मतलब ऊपर कोई नेक्रोसिस वगैरह नहीं नजर आ रही है, ठीक है जी। एग्जामिनर को ये बता के फिर आपने आगे पाल्पेशन में जाना है। पाल्पेशन हमेशा बायलेटरल और नीचे से ऊपर स्टार्ट करना है। रेडियल पल्स ले ली, फिर ब्रेकियल ले ली, फिर ऊपर कैरोटिड लेनी है, ठीक है जी। इसी तरह नीचे से ये जो है स्टार्ट करना है, यहाँ से फीमरल लेनी है, फिर पॉप्लिटियल लेनी है, पोस्टीरियर टिबियल मीडियल मेलियोलस के नीचे, फिर डोर्सालिस पीडिस पल्स लेनी है, दोनों दोनों तरफ करना है ऐसे। लेकिन बायलेटरली हम कैरोटिड को नहीं करेंगे, इससे ब्रेन को कम जाता है, ठीक है जी। ये आपने बताना भी है उसको एग्जामिनर को साथ बैठ के, ठीक है जी। इसके साथ आपने पल्स में देखा क्या, पल्स किस प्रेशर से आ रही थी, पल्स का रेट क्या था, कितने 72 बीट्स पर मिनट है या 62 बीट पर मिनट है, कितनी आ रही है, क्या रिदम है, 2 इकट्ठी पल्स तो नहीं आ रही, या एक आ रही है, 2 बाद में गायब होके फिर तीसरी आ रही है, फिर एक अगली नहीं आ रही है, फिर 2 इकट्ठी आ गई है, ये क्या रिदम है। वॉल्यूम क्या है देखना है कि बिल्कुल पता नहीं लग रहा, बिल्कुल हल्की सी आ रही है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है उसका, ठीक है जी, वेसल वॉल का, ये आपने देखना है, ठीक है जी। डन जनाब। अगला आप लोगों का एलो, ये छोटे छोटे से आपने बस एक दफ़ा वीडियो देखनी है और ऑस्पी से पहले एक दफ़ा आपने जो है ना वो 2x पे लगा के इसको देख लेना है, ठीक है जी। फ्रैक्चर को कैसे देखते हैं, फ्रैक्चर में हमेशा मैंने CFRC की इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, तो आप लोग काइंडली जिन्होंने नहीं देखी वो पहले जाके देखें, क्योंकि इसमें जो है वो कोशिश करती हूँ आप लोगों को बताने की, लेकिन अगर कुछ मिस भी हो जाए तो वो एक डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है जी। फ्रैक्चर में क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी है किसी उसी तरह के SMA देख लेना है। फ्रैक्चर के इंस्पेक्शन में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ब्रूजेस वगैरह तो नहीं है, S से स्वेलिंग, M से मसल वीकनेस तो नहीं है, और A से देख लेना है नॉर्मल तो नहीं हुई एबनॉर्मल एंगुलेशन वगैरह, या कोई रोटेशन लिम्ब की इधर को चला गया है एबनॉर्मली, या फिर उसका जो है शॉर्टनिंग लिम्ब की हो गया, या उसने हाली घुटना अपना बेंड किया हुआ वो सीधा ही नहीं हो रहा, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने इंस्पेक्शन में देखनी है। पल्पेट में आपने फ्रैक्चर में क्या करना है कि पहले सुपरफिशियल करना है, फिर एक उंगली से करना है, ठीक है जी। फिर थोड़ा सा डीप करना है, बोन की कॉन्टीन्यूटी देखनी है कि कहाँ पे जो है ना वो बोन फ्रैक्चर नज़र आ रहा है, बोन के अंदर फील हो रहा है कि यहाँ बोन कॉन्टीन्यूटी में नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप लोगों की पाल्पेशन होगी, स्वेलिंग देखनी है, फ्रैक्चर वाली साइड पे स्वेलिंग है तो स्वेलिंग पे उंगली लगा के देखनी है आप लोग फिंगर के, ये जो है साथ पेशेंट को पाल्पेशन में पेशेंट के देखते रहना है उसके क्या दर्द फील कर रहा है कि नहीं, ठीक है जी। उसके स्वेलिंग में आपने हाथ लगा के देखा पिटीडेड ईमा है कि नॉन पिटीडेड ईमा है, सख्त स्वेलिंग है कि, ठीक है जी, नरम स्वेलिंग है, हो गया, ये आप लोगों की पाल्पेशन होगी। उसके बाद फ्रैक्चर में हमेशा बच्चों न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई नहीं भूलनी, पल्स उसकी देखनी ही देखनी है, ठीक है जी, कभी नहीं भूलना। और उसका कैपिलरी रीफिल भी देखना है कि एक जैसे अब ये डॉर्सैलिस पीडिस आर्टरी है पाँव पे, उसको उस पर आपने हाथ रखा है कुछ देर बाद, मतलब उसको दबा के रखा है कि यहाँ पे लाइक ये जो पोस्टीरियर टिबियल है इस पर इतना हाथ रखे कि आगे ब्लड नहीं जा रहा है, जैसे पाँव के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा उसके कलर के अंदर आपने छोड़ देना है। उसके बाद फटाफट से ब्लड आएगा, वो जगह रेड हो जाती है, बेशक हमारा हाथ हो या फिर पाँव हो, ठीक है जी। ये एग्जामिनेशन होगी आपकी फ्रैक्चर की।
मैं पहले इसलिए बता देती हूँ क्योंकि वहाँ जाके आपने ये नोट्स वगैरह याद नहीं करने, वहाँ जाके आपने ऐसे परफॉर्म करना है, इसलिए मैं आप परफॉर्म कर के आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह आपने करना है। ऐसे ही याद रखें, बाद में रीड करेंगे, आप साथ साथ रीड करेंगे, फिर उस टाइम रीडिंग और परफॉर्म करने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है जी, इंस्पेक्शन में ऐसा में देख लिया आप लोगों ने। ठीक है जी, शॉर्टनिंग एंगुलेशन तो नहीं है, पाल्पेशन में देख लिया। अच्छा, क्रैपिटस क्या होता है कि आप हाथ लगाते हैं ना, तो जो दो बोन एंड्स टूटे होते हैं फ्रैक्चर में, तो वो आपस में जब रगड़े जाते हैं तो बड़ी क्रैक की एक साउंड सी आती है। न्यूरोवेस्कुलर फिर हम करेंगे, उसकी डिजिटल पल्सेस चेक करेंगे, सेंसेशन देखेंगे कि वहाँ पे जो हाथ लगा रहे हो तो कितनी दफ़ा मैंने हाथ लगाया, सेंसेशन जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, मूवमेंट के ज़रा हाथ हिला के दिखाओ, या टांग पे अगर फ्रैक्चर है तो थोड़ा सा टांग हिलती है, कितनी को हिलती है। ठीक है जी, और ये भी देखना है कि तब से चल पाए हो कि नहीं चल पाए। ठीक है जी, डन। अब आ गया फ्रैक्चर हीलिंग कैसे होती है। सबसे पहले फ्रैक्चर हीलिंग में मैंने वहाँ भी बताया था, इन्फ्लामेटरी फेज होती है। पहले वहाँ न्यूट्रोफिल्स आएंगे और वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट क्लॉट बनेगा, हिमाटोमा वगैरह बनेगा। ठीक है जी, फिर सेकेंडरी फिर आती है रिप्रोडक्टिव फेज, कुछ नहीं, प्राइमरी फेज कह लें, कैलस फॉर्मेशन। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे, वो ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह को, प्लेटलेट क्लॉट को जो है ना वो कैलस फॉर्मेशन बना देंगे। कैलस फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऑस्टियोब्लास्ट से फिर पूरी बोन बन जाती है। फिर जो है ना फिर 3 हफ्ते के बाद जो है ना वो आगे रीमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका बोन का जो नई बोन का मैट्रिक्स है वो बिल्कुल उसी तरह का नॉर्मल बोन का ले रहा होता है, गेन कर रहा होता है उसकी शेप और स्ट्रेंथ को। ठीक है जी, अब आप लोग सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी में कुछ नहीं। अच्छा, ट्रॉमा अगर हो गया हो तो आप लोग ATLS सर्जरी की इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है रूमाटोलॉजी की सर्जरी में, मैंने अपलोड किया है, वो देख के आना है। ATLS सर्जरी में हमेशा सर्जरी का जो आपका स्टेशन है उसमें ATLS ही पूछेंगे इसमें। ठीक है, ATLS मतलब एडवांस ट्रोमा लाइक स्पोर्ट, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, तो ये देख के जाना है। ठीक है जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सबसे पहले ATLS में हम क्या करते हैं कि ATLS ऐसा मैकेनिज्म है कि हम जिसकी जान जा रही होती है उसको फटाफट से उसके गोल्डन पीरियड के अंदर 1 घंटे के अंदर उसको ऐसे कर लें कि उसकी मरने से वो बच जाए। ठीक है जी, उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, फ़ौरन हम उसका क्या करेंगे, एक्सीडेंट वगैरह से एयरवे उसकी ठीक करेंगे, ABCDE से याद रखना है। एयरवे उसकी ठीक करेंगे, उसको सही से सर्वाइकल स्पाइन सपोर्ट देंगे कि जी एयरवे उसकी बिल्कुल ठीक रहे, ऑक्सीजन वगैरह दे दो। ठीक है जी, बी से क्या है, उसकी ब्रीथिंग देखनी है हमने और ब्रीथिंग नॉर्मलाइज करनी है। उसकी चेस्ट ब्रीथिंग कैसे देखेंगे, उसकी चेस्ट मूवमेंट से अप डाउन से देखेंगे। ठीक है जी, और एयरवे उसकी कैसे देख सकते हैं ठीक है कि नहीं, कॉन्शियसनेस बात कर रहा है तो एयरवे ठीक है, नहीं बोला जा रहा तो एयरवे का मसला है कोई, सर्वाइकल स्पाइन वो दे दो, सर्वाइकल कॉलर वगैरह सपोर्ट दे दो। ठीक है जी, बी से क्या हो गया कि आपने ब्रीथिंग उसकी चेक करनी है। सी से उसकी सर्कुलेशन, ब्रीथिंग में आपने ये भी देखना है कि कोई क्या निमोनिया वगैरह तो नहीं है, कि लंग्स के अंदर कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है। ठीक है जी, एयर तो नहीं बढ़ी हुई। सर्कुलेशन में देखना है कि कितना को बीपी, बाद में आपने उसका सर्कुलेशन हेमरेज देखना है, कितना को ब्लीडिंग हो चुकी है और इस टाइम क्या बीपी आ रहा है। डिसेबिलिटी देखनी है उसकी कि उसका ग्लासगो स्कोमा ABCD में क्या डिसेबिलिटी में उसके ग्लासगो स्कोमा चेक करना है, ग्लासगो कोमा स्केल चेक करना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक्सपोजर फुल उसको करवा देना है, लेकिन एक्सपोजर तब करवाएंगे ऐसे नहीं कि ऐसे ही उसके कपड़े उतार दिए, उसको बिल्कुल वार्म आपने अपने वार्ड का रखना है, AC शेसी बंद कर देने हैं, उल्टा जो आइवोलाइन भी लगानी है वो वार्म फ्लूइड्स की लगानी है। ठीक है जी, वहाँ ब्लड उसे देना है, कंबल वगैरह उसको दे के रखना है। दिस इज़ ABCD, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। डिसेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल से। ठीक है जी, ग्लासगो कोमा। आगे है एक्सपोजर कैसे करेंगे, पता लग गया आप लोगों को। ट्राई एज का भी अक्सर आपसे पूछते हैं कि ट्राई एज क्या, अच्छा एक डॉक्टर को पता होना चाहिए। रेड क्या है, ग्रीन क्या है और येलो क्या है। रेड येलो ग्रीन क्या है। रेड में अगर पेशेंट बिल्कुल ओपन वाउंड ओपन फ्रैक्चर से आया कि बिल्कुल उससे सब्र नहीं हो रहा है और वो लीडिंग टू डेथ की तरफ जा रहा है, कि बहुत स्वेयर केस में आया, तो फ़ौरन डॉक्टर पहले उसको चेक करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं रेड। ठीक है जी, येलो में पेशेंट क्या करता है कि अगर वो थोड़ा सर्वाइव है तो रिस्क वही, लेकिन थोड़ा सर्वाइव थोड़ा वेट कर सकते हैं स्वेयर है, लेकिन और ग्रीन पेशेंट जिनको भी वो वैसे फॉलोअप्स के लिए आया या वैसे चेक करवाने के लिए आया तो उनको वो थर्ड पे रखें। ठीक है जी, इस तरह प्रायोरिटाइज करे पेशेंट डॉक्टर पेशेंट्स को। ठीक है जी, वाउंड केयर भी मैंने उसमें आप लोगों को बता दी है। CFRC में किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम उसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि वाउंड किस तरह का है, हैंड वॉश करके ग्लव्स पहन के जाएंगे बिल्कुल एसेप्टिक। ठीक है जी, इंस्पेक्शन करेंगे कि वाउंड जो है वो कितनी देर कितना साइज़ है, उसके मार्जिन कैसे हैं, उसके एचेस कैसे हैं, वो कितनी उसकी डेप्थ है। ठीक है, कंटामिनेशन हुई है कि नहीं हुई, डेब्रिस वगैरह गंद वगैरह प्रेजेंट है उसमें कि नहीं। ठीक है जी, इंस्पेक्शन के बाद आपने क्या करना है, वो सेलाइन से उसको धो लेना है और फिर जो गंद वाला है डेब्रिस उसको रिमूव कर देना है। ठीक है जी, उसको क्लोयर कैसे करेंगे, पहले पट्टी लगा के बैंडेज लगा के उसको भेज देना है 6 घंटे के अंदर प्राइमरी। और डिलेड के अंदर क्या है कि अगर 6 घंटे बाद आया उसके अंदर गंद वगैरह इंजरी के एक्सीडेंट के 6 घंटे बाद आया अंदर सब कुछ डेब्रिस वगैरह है, तो आपने उसको उससे ठीक नहीं हुआ पट्टी लगाने से भी, फिर आपने उसको छोड़ देना है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद हील होगा। तब भी नहीं हो रहा तो फिर आपने सूचरिंग कर देनी है। सूचरिंग कैसे, गिरा हर जो सूचर है वो हमने 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर अपार्ट लगाना है। ठीक है जी, और जो नॉट है गिरा वो अच्छे से लगानी है। ठीक है जी।
हो गया। हाँ, और उसके बाद फिर हमने जब ड्रेसिंग करनी है तो एंटीबायोटिक भी देनी है साथ में, टेटनस और लिडोकेन दे के हम सूचरिंग करते हैं, एनेस्थीसिया दे के उस जगह पे लोकल एनेस्थीसिया दे के। ठीक है जी। सर्जिकल इन्फेक्शन भी मैंने वहाँ पे आप लोगों को बता दिए थे कि सर्जरी के बाद सर्जरी में जो इन्फेक्शन अगर उसको क्या हुआ होता है तो वो बताएगा कि पेशेंट के मुझे दर्द भी होती है, सर्जरी वाउंड जहाँ पे मुझे कट लगा था, जहाँ से सर्जरी हुई है वहाँ पे दर्द होती है, वहाँ से डिस्चार्ज बाहर आता है और मुझे साथ फीवर भी है। ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह का पास आ रहा है, कितनी देर से आ रहा है, सर्जरी के फ़ौरन बाद आ गया था, आपने उससे पूछ लिया ये सब कुछ। ठीक है, रेडनेस वगैरह देख लिया, अगर कोई वो बना हुआ है वहाँ डेब्रिस वगैरह, ठीक है जी, डिस्चार्ज हो रहा है तो आप लोग उसको इंसियन दे के ड्रेन कर लोगे। ठीक है जी, और साथ एंटीबायोटिक दे दोगे। प्रोफाइलैक्सिस में यार इन चीज़ों से बचने के लिए ना एज अ डॉक्टर आपने पहले ही सिफाइजुलिन जो है ना वो दे देनी है पेशेंट को, ताकि एंटी माइक्रोबियल रहे वो। ठीक है जी, अगर 3 घंटे से ज़्यादा की सर्जरी है तो 2 बार दे दो। ठीक है जी, और हाँ जी ठीक हो गया। और अगर बाद में अगर कोई पेशेंट आया उसको ये वाला सारा मसला है तो आप लोग क्या करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक दे देंगे अगर सर्जरी के बाद उसको दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो। ठीक है जी। हिस्ट्री आप कैसे लेते हैं, पेन की हिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आगे फीवर की हिस्ट्री, ये दो मुझे लगता है, और सर्जरी में आपको ATLS और ये दो आपको लाजमी एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है जी। और पेन की हिस्ट्री कैसे लेते हैं आपकी, एक फीवर का जो मैंने आगे बताऊंगी ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन की हिस्ट्री कैसे लेते हैं, सोक्रेट से। किस तरह से सोक्रेट एक ऐसा निमोनिक है, आपने याद रखना है। सबसे पहले कहाँ दर्द है, ठीक है जी, साइट, ऑनसेट, ये दर्द कब से है, ठीक है जी, और सी से क्या करेक्टरिस्टिक दर्द की, क्या किस टाइम दर्द शार्प पेन है या डल है, किस तरह की दर्द है। ठीक है जी, पेन आगे रेडिएट, ये पेन और कहीं जाती है दर्द इधर से कि टांग वगैरह में आगे मूव कर रही है। ठीक है जी। एग्जेजरेटिंग आगे से ए से है एसोसिएटिंग फैक्टर्स के, इसके साथ साथ अच्छा पेन के साथ साथ आपको क्या बुखार है, खांसी होती है। ठीक है जी। और फिर टी टाइमिंग, ये दर्द रात को होती है या सुबह होती है या हर टाइम होती रहती है। ठीक है जी। और ई से जो है ना वो एग्जेजरेटिंग फैक्टर्स, जैसे एग्जेबरेटिंग फैक्टर्स, जैसे कि कोई चीज़ आपको क्या लगता है आप कुछ चीज़ करती हैं, वजन खींचती हैं तब दर्द होती है, या वैसे बैठे बैठे भी दर्द होती है, किन चीज़ों से आपको ज़्यादा दर्द होती है और किन चीज़ों से आप ईजी फील करती हैं, आपको लगता है दर्द नहीं होती। ठीक है जी। ये देखें, साइट, ऑनसेट, करेक्टर, किधर दर्द है, ठीक है जी, कब से है, कैसी, बहुत ज़्यादा दर्द है या फिर हल्की हल्की दर्द है, दर्द इधर से कहीं और जा रही है, इसके साथ साथ बुखार, खांसी, ठीक है जी, और यहाँ फिर कोई डायरिया शायरिया तो नहीं है, किस टाइम दर्द होती है ज़्यादा, किन चीज़ों से आपको लगता है कि दर्द ज़्यादा होती है और किन चीज़ों से आपको लगता है कि दर्द मेरी ठीक हो रही है। ठीक है जी। क्या स्वेरिटी है, 10 में से बताएं आपको कितनी को दर्द है, 8 दर्द है, 9 के 10 में से 10 बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक है जी। जैसे कि आप लोग देखेंगे रूमाटॉइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट होगा कि उसकी मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाएगी, लेकिन ऑस्टियो और आहिस्ता आहिस्ता वो काम करता है, ठीक हो जाता है रूमाटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस का पेशेंट जो होता है ना वो जब एक्टिविटी करता है उसको और दर्द होती है। ठीक है जी, ये आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट रखना है। ठीक है जी। अब स्वेलिंग की आप लोग कैसे कर लेते हैं, स्वेलिंग में भी जैसे आपने उसकी हिस्ट्री ली, स्वेलिंग की हिस्ट्री कैसे लेती है कि कहाँ पे स्वेलिंग है, कब से है और कितनी देर तक ये रही है, इधर से और कहीं जा रही है स्वेलिंग। ठीक है जी। पेनफुल है, ठीक है जी, उसके साथ देख लेने हैं उसके साथ आपको क्या फीवर वगैरह है। ठीक है जी। और उससे हमेशा हिस्ट्री में जिस चीज़ की भी पेन की लेनी है, स्वेलिंग की लेनी है, जिसकी भी हिस्ट्री लेनी है उससे पूछना है कि पहले कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं रही है, पहले कोई हड्डी जोड़ वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले हड्डियाँ कमज़ोर थी, किसी ने बताया डॉक्टर ने आपको, ठीक है, यहाँ पे स्टेरॉइड ले रहे हैं या एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, उससे पूछ लेना। ठीक है जी। किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर मीनोपॉज, एज वगैरह लाजमी पूछनी है क्योंकि वो मीनोपॉज की तरफ भी लेके जाता है। ठीक है जी। आगे हो गया, अब आगे आप लोगों का साइको सोशल एंड कम्युनिकेशन है। सिंपल, आपने पेशेंट के हाई लेवल पे बैठ जाना है। साइको सोशल मतलब पहले आप उससे कंसेंट वगैरह लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, हाँ जी इसकी वजह से आपके क्या आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आई हैं। ठीक है जी, क्या आपकी ज़िंदगी बदली है, ये आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर आपने उसको बताना है कि अच्छा ये ट्रीटमेंट्स हैं आपके, ये आपके मसले के ये इलाज हैं, तो इसमें से जो आप कहती हैं होगा वही, लेकिन मैं अब आपको सब में से बता देती हूँ कि कितना किसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। सर्जरी का ये फ़ायदा ये नुकसान है। ठीक है जी। मेडिसिन अगर मैं दे दूँ तो ये है। ठीक है। और उसके बाद वेट करना है पेशेंट का कि वो उसको एम्फासाइज़ करना है कि आप और अपनी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछें, क्वेश्चन है तो फिर पूछें। ठीक है जी। ये देखें, और एम्पैथी भी आपने शो करवानी है कि हाँ मुझे पता है इसमें बहुत दर्द होती है। ठीक है जी, सही है। और उसके बाद लाइफ स्टाइल एडवाइस वगैरह करना है कि विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह पिए, फिजियोथेरेपी वगैरह अगर करवानी है तो। ठीक है जी। आगे मेडिसिन के बस 3-4 एलओजी रह गए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीवर की हिस्ट्री कैसे लेनी है। ठीक है जनाब, ये ज़्यादातर आपका आएगा, फीवर की हिस्ट्री कैसे लेनी है। पहले आपने राइट साइड से अप्रोच करना है, हैंड वॉश करके आना है। ठीक है जी, प्राइवेसी का ध्यान रखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रज़ा है, मैं आज आपका मुआयना करूँगी। इस दौरान आपको जो है, बल्कि मैं हिस्ट्री लेनी है ना, इस दौरान मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, आप जवाब दें ताकि आपकी बीमारी की तशखीस में मदद मिल सके। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताएं, स्टार्ट कर दें, उसका नाम पूछना है, उसकी एज पूछनी है। ठीक है जी। उसके बाद स्टार्ट करना है, उसको बताना है कि आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है जी। स्टार्ट में क्या करेंगे, हिस्ट्री में सबसे पहले पूछना है आपने
बुखार कब से है वो कहेगा। अगर वो कह रहा है कि मुझे 4-5 दिन से बुखार है तो आप कहेंगे अच्छा तो ये तो टाइफाइड की तरफ थोड़ा जा रहा है ना कि पूरे हफ्ते से बुखार है। अगर वो कह रहा है कि बुखार जो है पूछना है आपने कि ये तो एक दिन के बाद, ये अगले दिन तो नहीं बुखार होता, या जब आप दवाई खा लेते हैं तो तब ठीक हो जाता है लेकिन जब नहीं खाते तब बुखार हो जाता है, ये आपने उससे पूछना है। क्योंकि अगर कॉन्टीन्यूस बुखार के साथ आ रहा है तो टाइफाइड की तरफ जा रहा है। अब आपने खुद बताना है कि बुखार उसको किस वजह से है, क्या अंडरलाइंग कॉज है। ठीक है जी। अगर तो वो इसके साथ आ रहा है, एक सेकेंड सॉरी, अगर उसको बार बार जो है ना वो एक एक दिन होता है फिर अगले 2 दिन नहीं होता फिर दोबारा होता है तो ये मलेरिया की तरफ लेके जा रहा है। और अगर उसको जो है वो सिर्फ रात को ही पसीना आता है और रात को ही पसीना आता है और साथ कफ भी है तो आप थोड़ा टीबी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, ये याद रखना है। कब हुआ था आप लोग, आपको पैटर्न पूछना है कि किस तरह से है। सही है। इसके साथ अच्छा मैं पहले ही आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। तो इसके बाद आपने पूछना है कि इसके साथ आपने पूछ लिया कि ये किस कब कब होता है, कब कब से है बुखार। अगर तो वो 2 हफ्तों से है, 2 हफ्तों के दरमियान है तो अक्यूट फीवर है, और अगर 3 हफ्तों से ज़्यादा है तो आपने कहना है क्रोनिक फीवर है। ठीक है जी। उसके बाद आपने कहना अच्छा इसके साथ आपको और क्या सिम्टम्स हैं, वो खुद ही बताएगा। इसके साथ मुझे ये देखें रैश भी हुई है, मुझे हेडेक भी होती है और सर में दर्द भी रहती है, और अक्सर मुझे इसके साथ ये भी फील होता है। ये खुद ही वो पेशेंट बताएगा या आपने पूछ लेना उससे। हेडेक है तो आपने कहना है कि अच्छा मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, नेक स्टिफनेस वो कह रहा है। इसके साथ साथ बुखार के साथ साथ वो कह रहा है मुझे ऊपर रैशेज़ भी हुए हैं मेरी स्किन के ऊपर। अच्छा तो फिर आपने कहना है कि ये मेनिंजियोकोकीमिया की तरफ, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो ये बन जाते हैं। ठीक है जी, रैशेज़ वगैरह। अगर वो साथ साथ अक्सर वो कह रहा होता है कि मुझे साथ खान ये भी है, पता चल रहा होगा उसके सिम्टम्स का। ठीक है जी। और उसके बाद आपने एंड पे उससे पूछना है कि मेडिकल सिस्टेमिक का पूछना है। पहले उसने सिम्टम बता दी, फिर आपने पूछना है इसके साथ गला ख़राब रहता है और थूक आता है, कौन सी खांसी वाली लगी हुई है। ठीक है जी, बलगम वाली खांसी है, दूसरी है, और डायरिया तो नहीं हुआ डायरिया किस तरह का ब्लडी डायरिया है। ठीक है जी, इस तरह पता चलेगा किस ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या डिजीज़ हुई है। ठीक है जनाब, हैंड वॉश करके कंसेंट वगैरह ले लिया, पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे कर लिए। ठीक है जी। अगर तो वो कह रहा है इतने देर से मुझे है तो आप कहेंगे टाइफाइड है। अगर बार बार हो रहा है फिर 2 दिन नहीं होता तो मलेरिया है। रेमिटेंट मतलब अगर ठीक हो गया एंटीबायोटिक से, सेप्सी से ज़ाहिर बात है, फिर दवाई नहीं खाई तो फिर बुखार हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या है आप पूछेंगे, वो कहेगा इसके साथ साथ मुझे जो है ना वो थकावट रहती है, चिल्स है, तो आपने कहना चाहिए तो मलेरिया की तरफ थोड़ा थोड़ा एग्जामिनर को बताना है आपने। ठीक है जी। अगर वो कह रहा है ना रात को मुझे पसीने आते हैं तो टीबी हमेशा। ठीक है जी। रैश भी है साथ साथ तो कहेंगे कि जी टाइफाइड में भी रैश हो जाती है। हेडिक, सही है जी, हेडिक है तो मेनिंजाइटिस। इसके साथ साथ आपने पूछ लेना कि कोई साथ खांसी तो नहीं रहती, कोई दर्द बुखार के साथ कोई जॉइंट तो नहीं इन्वॉल्व आपका। ठीक है जी, कोई पेट में दर्द तो नहीं रहती। ठीक है जी, ये आपने साथ सिस्टेमिक भी कर लिया। और हमेशा हिस्ट्री में उससे पिछली ड्रग हिस्ट्री पूछनी ही पूछनी है। अच्छा पहले कोई दवाई ले रही है एंटीकोगुलेंट वगैरह, या उससे पूछना है कि पहले किसी हड्डी जोड़ के पास जाते रहे हैं, बोन्स वीक तो नहीं हुई हुई, उसने कुछ बताया था आपको याद है, कुछ इस तरह से इम्यूनोसप्रेसेंट तो नहीं वो ले रहा, एंटीबायोटिक तो नहीं ले रहा। ठीक है जी, पहले उसको टीबी शीबी पहले तो नहीं रहा। उससे पूछना है कि आप इस दौरान जो है जब बुखार हुआ उससे पहले हॉस्पिटल गए हैं, या फिर किसी घर में किसी और को बीमारी है जिससे आप बार बार उसको खाना देने जाएँ या मिलें तो उससे आपको भी फैल जाए। ठीक है जी, या कोई ऐसा गंदे पानी में नहाए तो नहीं है, या गंदे किसी चीज़ को टच तो नहीं किया, ये सारी हिस्ट्री लेनी है आपने। ठीक है जी। ट्रैवल हिस्ट्री भी पूछ लेनी है, जैसे टाइफाइड के अंदर ये इधर उधर तो नहीं गए हैं। ठीक है जी। आगे देख लेना वेट लॉस कितना है, क्योंकि जितना वेट लॉस होगा नाइट रात को पसीने छूटते हैं हमेशा टीबी है। ठीक है जी, ये हिस्ट्री होगी। आगे आपने इसकी एग्जामिनेशन कैसे करनी है, सबसे पहले उसी तरह कंसेंट लेना है, हैंड वॉश कर लिया, एक्सपोजर कर लिया। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो ठीक बात कर रहा है कि नहीं, बुखार है उसको, वो कॉन्शियस है इतना कि नहीं कॉन्शियस। ठीक है जी। उसके बाद आपने उसके ले लिए सारे, एक दो बात की उसके साथ, उसके जी कब से है फीवर वगैरह, या ऐसे थोड़ी सी बात की उससे तो वो बताएगा जो भी है फलां फलां। फिर उसको जो है ना अपने वाइटल्स लेने हैं उसके फीवर में, हमेशा उसको चेक करते हुए पहले उससे बातचीत करनी है कि ठीक है। फिर उसके वाइटल लेने हैं, उसका बीपी देख लेना है, उसकी पल्स देख लेनी है, उसका टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन लगा के डिवाइस चेक कर लेनी है कितनी है। ठीक है जी। अब आपने उसको देखना है, अगर अब आपने उसमें क्या क्या देखना है, पेल तो नहीं है, एनीमिया की वजह से तो नहीं इसको बुखार हुआ, या फिर इसकी आंखें इक्टरस मतलब इसकी आंखें येलो तो नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन येलो तो नहीं, क्योंकि बिलीरुबिन ज़्यादा मतलब फिर कोई हेपेटिक मसला है। उसको देखने के कोई साइनोसिस तो नहीं उसकी हाथों वगैरह के अंदर, ब्लू तो नहीं हुआ नमूनिया के अंदर ऐसे होता है, या सेप्सिस हो जाए, लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं हमें कहीं पे नज़र आ रही, जो कि टीबी या लिम्फोमा वगैरह में होता है। एडिमा तो नहीं हमें नज़र आ रहा कहीं, क्योंकि एडिमा क्यों होता है, रीनल फेलियर या कार्डियक फेलियर की वजह से। रैश वगैरह तो नहीं नज़र आ रही मेनिंजियोकोकीमिया की वजह से, ये एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये लाजमी याद रखना है।
ठीक है जी। अब हम उसका एग्जाम हिस्ट्री ले लिया, अब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले उससे बातचीत करनी है, उसके वाइटल लेने हैं और ठीक है, और हमने पेल उसका देखना पेल तो नहीं, एक टेरस तो नहीं है, ठीक है जी, और उस क्लबिंग वगैरह उसकी चेक कर लेनी है, साइनोटिक तो नहीं है, ठीक है जी, एडिमा तो नहीं है, रैश तो नहीं है, और हर चीज़ पे कमेंट करना है। फिर बताना है कि वाइटल्स हमने ये लिए हैं, ठीक है जी, रैश बता देनी है तो किस टाइप की है और क्या रैश का साइज़ है और लिम्फ नोड कौन कौन से इन्वॉल्व है अगर लिम्फेडिनोपैथी है तो, ठीक है जी। अब आइए इन्वेस्टिगेशन ऑफ फीवर में क्या कराते हैं। सबसे पहले तो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन, ये नहीं कि सबसे पहले आप टीबी का टेस्ट करवाओ, नहीं, सबसे पहले आप लोग जो है ना बेस लाइन एग्जाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सीबीसी से लिख के दो, उसे ईएसआर और सीआरपी लिख के दो। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सीआरपी मतलब एक प्रोटीन होती है जो इन्फ्लामेशन में इंक्रीज होती है, ठीक है जी। उसके साथ ये यूरिन एनालिसिस लिख के दो कि बेस लाइन टेस्ट करवाओ। उसके बाद अगर तो जैसे सीबीसी के अंदर इसिनोफिल ज़्यादा आप कहेंगे ये तो पैरासिटिक इन्फेक्शन है, अगर डब्ल्यूबीसीज ज़्यादा है तो आप कहेंगे जी ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डब्ल्यूबीसीज कम है तो आप कहेंगे ये तो कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर डेंगू हो सकता है, या फिर क्योंकि वायरल एचआईवी में अक्सर डब्ल्यूबीसीज कम होते हैं ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसीज ज़्यादा होते हैं। यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि किस किस्म का इन्फेक्शन है। सबसे पहले आपने उसकी बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन करवा ली, यूरिन एनालिसिस, ब्लड कल्चर वगैरह। फिर डिजीज़ स्पेसिफिक के लिए, मलेरिया के लिए आप रैपिड टेस्ट करवा लें, टाइफाइड के लिए जो है वो ब्लड कल्चर वगैरह करा लें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ने करवाया कि नहीं, ठीक है जी। और टाइफाइड नहीं, सॉरी, साल्मोनेला ने करवाया। टीबी में आप लोगों ने देखने हैं स्पूटम के अंदर चेस्ट एक्सरे करवा लो, एक्सरे के अंदर गोन फोकस नजर आएगा कि टीबी है, पैथोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ, या बाजरे के ऐसे दाने फैले होंगे उसके अंदर एक्सरे के अंदर छोटे छोटे से, मिलरी टीबी उसको कहते हैं, ठीक है जी। और डेंगू या वायरल में हमेशा हम पीसीआर और सीरोलॉजी करवाते हैं, ठीक है जनाब डन। और इसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप उसकी एक्सरे या फिर ये करा लो। अच्छा, गलती ये नहीं करनी कि सबसे पहले अगर हमने डायग्नोज कर लिया मलेरिया तो हम उसको मलेरिया वाला या फिर रैपिड टेस्ट करवाएंगे, नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवानी है, फिर उसके बाद आपने ये स्पेसिफिक टेस्ट करवाने हैं, ये आपने एग्जामिनर को बताना है। और ब्लड कल्चर, एंटीबायोटिक ये नहीं आप एंटीबायोटिक खा लो और ब्लड कल्चर होने गया है, नहीं, ब्लड कल्चर हो के उसके हिसाब से एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है जी। आगे जो आपने देखना है कि जो रिजल्ट्स है, देखो ना, ल्यूकोसाइटोसिस है, रिजल्ट को इंटरप्रेट करो आप लोग, ये देख लें, मैंने सारा बता दिया है। ब्लड कल्चर पॉजिटिव है तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है और क्या कितनी उसकी सेंसिटिविटी है। यूरिन कल्चर में देख लो इकोलाई तो नहीं है, ठीक है जी। बस ख़त्म हो गया आपका इंशाल्लाह ताला ओस्पी। अच्छा, ये देखो, ये 2 हफ्तों से कम है तो एक्यूट है उसको बुखार, एक्यूट इन्फेक्शन है, 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो फिर उसको जो है ना वो क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है जी। आगे आपका आगे आगे थेराप्यूटिक प्लान आप देख लिया आपने, उसको फीवर है, आप उसका प्लान क्या करोगे, उसको दोगे क्या। सबसे पहले ये नहीं कहना ये दवाई खा लो, सबसे पहले आपने उसको करना है रेस्ट करो, ये बुखार कम करने वाली पैरासीटामोल दे दे और उसके रेस्ट करो, पानी ज़्यादा पियो और ये एंटीबायोटिक पैरासीटामोल खा लो, ठीक है जी। अगर इससे नहीं, इसके साथ फिर नहीं हो रहा, फिर आपने जो है ना उसको स्पेशल देनी है कोई भी एंटीबायोटिक स्पेशल वाली जो बैक्टीरिया है उसके हिसाब से। इसके साथ साथ आपने उसको स्पोर्टिव केयर देनी है, मतलब आपने उसको ये नहीं कि हाल ही ये दे दिया, ठीक है, उसको स्पोर्टिव मतलब अगर वो हाइपरटेंशन के साथ है तो आइवलाइन फ्लूइड उसको लगा दो, या उस सांस ठीक नहीं आ रहा तो सपोर्ट करो यार, उसको ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है जी। स्पोर्टिव केयर करो उसकी। ये देखें जी, मतलब स्पेसिफिक में हमने एंटीबायोटिक सबसे पहले तो जनरल हमने उसको दे दिया, पानी शानी पियो, रेस्ट करो, ये पैरासीटामोल खा लो। फिर जो अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक दे दो, एंटी मलेरियल दे दो, एंटीवायरल दे दो, साथ साथ जो है ना उसकी न्यूट्रिशन सपोर्ट करो, उसके ना ऑक्सीजन दे दो, उसको आइवलाइन दे दो। और प्रिवेंशन मतलब उसको आप जो है ना वो एक जगह पे महदूद रखो और उसके पास भी जो लोग आए जाएँ तो वो ख्याल करें अपना भी और दूसरों का भी, ठीक है जी। हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि वायरल फीवर है अगर तो लीकोपीनिया वगैरह हुआ है तो अपनी एंटीबायोटिक मुंह उठा के नहीं दे देनी है, ठीक है जी। स्पोर्टिव केयर भी बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है जनाब। ये आपके एलो सारे ख़त्म हो गए, अब आगे आपकी फोरेंसिक इंशाल्लाह, बस इस फार्मा हम अलग वीडियो में पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें हम बस फोरेंसिक और मेडिसिन ही ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। तो लड़ना है आखिरी महाज तक, थकना नहीं है। ये देखें, सबसे पहले ये क्या नज़र आ रहा है, देखो गोलियां बजी हुई हैं पेट के डिफरेंट जगहों पे, ठीक है जी। देखो सबसे पहले क्या मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन, किस कैसे मारा गया, ठीक है जी। ये देखो, ये खुद तो नहीं उसने अपने आप को यहाँ पे ऐसे ऐसे मारा हुआ, गोलियां नहीं, सॉरी, चाकू वगैरह मारे हुए, तो कहने होमोसिडल किसी ने मारे हैं, होमोसिडल सुसाइडल मतलब खुद ने किया, होमोसिडल किसी ने कत्ल किया, ठीक है जी। क्या डिफरेंस है बिटवीन पेनिट्रेटिंग और परफोरेटिंग वाउंड के अंदर। जो पेनिट्रेटिंग वाउंड होता है ना तो वो सिर्फ खाली चाकू मारो तो वो पेनिट्रेट करेगा, वो एक पॉइंट यहाँ से जाएगा लेकिन दूसरी तरफ से निकलेगा नहीं। परफोरेटिंग के अंदर क्या है कि गोली मारी या चाकू मारा, वो आर पार कर दिया, एंट्री साइड भी होगी और एग्जिट साइड भी होगी, ठीक है जी। क्या डिफरेंस है बिटवीन इनसाइज्ड और स्टैब वाउंड। इनसाइज्ड जो वाउंड होता है ना वो एक बड़ा प्यारा सा वाउंड होता है, प्रॉपर उसके मार्जिन्स होते हैं, वेल डिफाइंड, वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, शार्प पॉइंटेड चीज़ से मारा गया होता है, ठीक है जी। और जो हेयर्स होते हैं वो एक कट लाइन में वहाँ के स्पेशियस ग्लैंड वगैरह कट हो जाते हैं, ठीक है जी। स्टैब वाउंड में क्या होता है कि
इतनी ज़्यादा जो डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, मतलब वो नीचे टिश्यूज़ तक भी गया हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर इंसाइज के अंदर सिर्फ सुपरफिशियल होता है, इतनी डेप्थ नहीं होती है। ठीक है जी, अब ये क्या नज़र आ रही है? सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि इस फायर आर्म वेपन को बताएं कि क्या है ये, तो ये ज़ाहिर बात है, ये नज़र आ रही राइफल है या रिवॉल्वर इसको कहते हैं। ठीक है, और एक जो बड़ी गन बंदूक होती है ना जिसको कहते हैं, जिसके आगे बहुत सारी लंबी सी होती है, वो शॉर्ट गन है। ठीक है जी, अब वो पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या यूज़ होता है, इस वेपन के अंदर हमें पता है इसके अंदर तो वो यूज़ होता है बुलेट, गोली इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैरल? हाँ, बैरल क्या होता है, ये इसके जो सबसे वो आगे वाली नोक होती है, नोक नहीं मतलब जो एंट्री पॉइंट, मतलब जहाँ से उसने निकलना होता है गोली ने, वो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसका जो बैरल है ना वो बिल्कुल इरेगुलर सा होगा, लेकिन उसका स्मूथ होता है। वो जो बड़ी बंदूक होती है ना दूसरी वाली शॉर्ट गन का, उसका जो बैरल होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है जनाब, आगे आ गया। ये क्या है? ये जारी भाई ब्लिस्टर बने हुए हैं किसी जले हुए हार्ट हॉट की वजह से। आइडेंटिफाई द लियन, ये वेट बर्न्स हैं। ठीक है जी, नेम द टाइप ऑफ लियन ऑन द बेसिस, मतलब टाइप बताओ बेसिस ऑफ सीवियरिटी की बेस पे कौन कौन से लियन हो सकते हैं। एपिडर्मल लियन हो सकता है, एपिडर्मिस को इन्वॉल्व कर रहा है, अगर वो नीचे डर्मिस को भी इन्वॉल्व कर रहा है एपिडर्मोडर्मिस हो सकता है, ये देखें। ठीक है जी, और कितनी थिकनेस, फुल थिकनेस या फिर डीपर टू डर्मिस से भी हो सकता है। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ताकि समझ आया। अच्छा, ये लिखा हुआ है हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस डिजीज। अब इसको डिस्क्राइब करना है कि पूरा इसको बताएं ये क्या है, तो कैसे बताएंगे? इस पूछेंगे कि इसको कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं, टाइप बताएं इसकी कि ये किस तरह के वेपन से मारा गया होता है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे इसको तो इससे मारा गया है राइफल से। ठीक है जी, साइज़ इसका कितना है? बिल्कुल 2 सेंटीमीटर का नज़र आ रहा है। ज़्यादातर ये जो गोली से लगे होते हैं ना, ये 3 to 4 सेंटीमीटर के दरमियान ही होता है, या 2 से 3। ठीक है जी, साइट ये कहाँ पे है? हमें नज़र आ रहा है फ्रंट ऑफ फॉरहेड पे है। ठीक है जी, और कोई स्पेशल टैटूइंग वगैरह नहीं नज़र आई। अब इसको कैसे इकट्ठा करेंगे, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन सब की बेस पे? सबसे पहले तो दिस इज़ अ फायर आर्म इंजरी विद शॉर्ट गन। ठीक है जी, एंड हैविंग साइज ऑफ 3 सेंटीमीटर लेट्स सपोज। ठीक है जी, एट द फ्रंट ऑफ फॉरहेड बिटवीन द 2 आईब्रोज एंड नो टैटूइंग इज प्रेजेंट। ठीक है जी, ये आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया। ये क्या है? ये टेम्पोरल रीजन पे गोली बजी हुई है। ये गोली अब वो पूछ रहे हैं कि किस डिस्टेंस से मारी गई है। ये देखो, ये इतना बड़ा सुराख नज़र आ रहा है, तो ये क्लोज से मारी गई है। दूर से गोली मारी हो ना, वो छोटा होता है एंट्री उसकी, ये कॉन्टैक्ट में ला के मारी गई है। ठीक है जी, नेम द पार्ट्स ऑफ बुलेट। ये जो गोली होती है उसके क्या पार्ट है हमें पता है। गोली बनी किससे? बाहर तांबा का केस होता है जिसको बैरल केस कहते हैं, अंदर उसका एक प्राइमर होता है, जो कि सबसे पहले प्राइमर स्टार्ट होता है, फिर वो जो गोली के अंदर, बुलेट के अंदर जो है क्या उसको पाउडर है, उसको चार्ज करता है, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल बाहर निकल जाती है गोली। ठीक है जी, ये पार्ट्स हो गए बुलेट के, कि ब्रास केस होता है, फिर प्राइमर स्टार्ट होता है, उसके अंदर जो पाउडर होता है, चार्ज पाउडर होता है। ठीक है जी, और उसके बाद बुलेट प्रोजेक्टाइल होता है। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा आपकी पूछा जाएगा और पूछ भी लिया होगा एग्जामिनर। स्मोकलेस पाउडर की क्या कंपोजिशन है? नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोसेलुलोज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब ये क्या नज़र आ रहा है? गला कटा हुआ है इसका। ठीक है जी, क्या मैनर ऑफ डेथ है? होमिसाइड, किसी ने काटा हुआ है। ठीक है जी, अगर खुद उसने काटा होता तो इतना उसने ऐसे नहीं काटना था इतनी डेप्थ में। मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म क्यों हुआ है, इसको मर क्यों गया है ये? क्योंकि हेमोरेजिक शॉक हो गया, सारा ब्लड यहाँ से बाहर निकल गया। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पहले मैकेनिज्म बताया किस वजह से डेथ हुई है। कॉज ऑफ डेथ क्या है? कि गला काट दिया, कट थ्रोट। ठीक है जी, आगे ये है एक लेसिरेटेड वाउंड, मतलब ये देखें कि जब कोई चीज़, ये देखें आइडेंटिफाई द इंजरी लेसिरेटेड, ये किस तरह से? कि ब्लंट वेपन से, जो इंसाइज्ड होता है ना वो शार्प वेपन से मारा जाता है, इंसाइज्ड वाउंड जो होता है, लेकिन ये जो वाउंड होता है लेसिरेटेड, ये ब्लंट से किया जाता है। क्या मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन है? जब कोई हम हथौड़ा मारते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, और अंदर भी हथौड़ा भी अब हार्ड है, अंदर वाली बोन भी हमारी हार्ड है, ऐसे बोन पे जाके मारा तो सेंटर में जो हमारा टिश्यू है, लाइक हमारी स्किन है, वो गई। तो क्रश लेसिरेटेड में क्या हुआ है? इस यहाँ पे क्या हुआ है कि क्रशिंग होगी टिश्यू की बिटवीन 2 हार्ड ऑब्जेक्ट्स, बोन भी और कोई हथौड़ा वगैरह भी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया आपका एटॉप्सी। ये पिछले ब्लॉक का है, लेकिन चलें कर लें इनसीएन, मतलब कौन कौन सी हम एटॉप्सी में इनसीएन देते हैं? आई शेप्ड इनसीएन देते हैं, वाई शेप, मॉडिफाइड वाई शेप देते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या है? ये भी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजरी। इस इंजरी को डिस्क्राइब करें। टाइप की कैसे डिस्क्राइब करते हैं? टाइप पे क्या सर, क्या क्या मतलब टाइप देखें ना, ये एक फायर आर्म इंजरी है फ्रॉम द राइफल, गोली लगी है ना। साइज इसका देख लें, 3 सेंटीमीटर तक लग रहा है, और साइड क्या है? एट द बिलो द चीक, एट द लेटरल साइड ऑफ द मैंडिबल। और स्पेशल फीचर क्या है इसका कि देखें ब्लैकनिंग प्रेजेंट है। तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब? इट इज़ अ फायर आर्म इंजरी विद द राइफल और अ रिवॉल्वर विद द साइज ऑफ 3 सेंटीमीटर, और एट द साइड बिलो द चीक्स एंड एट द लेटरल एंड ऑफ द लेटरल साइड्स ऑफ द मैंडिबल। ठीक है जी, एंड ब्लैकनिंग इज प्रेजेंट।
ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज़ पुट्रीफिकेशन, ये आप लोगों का एलो इसमें नहीं है और ऑटोलाइसिस हुई होती है। अब ये देखें, पेशेंट आया, उसके गीले बाल हैं और ना ये एडिमा हुआ है फेस का, लिप्स का वगैरह वगैरह। ठीक है जी। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट ड्राउनिंग, ये डूब के मरा है। ठीक है जी। आगे है किस तरह से, मतलब जब बंदा नीचे चला जाता है, डूब जाता है, तो क्या होता है, उसकी रेस्पिरेशन हो जाता है, रेस्पिरेशन लॉस हो जाती है उसकी, और साथ में वेंट्रिकल जो है उसके हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी फिब्रिलेशन होकर डेथ होती है। ठीक है जी। ये देखें, अब ये क्या है, पेशेंट क्या है, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ इसका, ये देखो किसी ने ऐसे उसका गला दबाया हुआ है, जिसको कहते हैं थ्रॉटलिंग या स्ट्रैंगुलेशन, कि किसी ने खुद गला जोर से आर्म से, फोर आर्म से, हैंड से दबा दिया उसका। ठीक है जी। नेम जनरल एस्फेक्सिया, मतलब जब लॉस ऑफ रेस्पिरेशन हुई होती है तो क्या उसके जनरल साइंस होते हैं। ठीक है जी। अडीमा हुआ होता है, कंजेस्शन हो जाती है, और जो है वो इसके अंदर ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर से फ्लूइड ही नज़र आता है। ये देखें, साइनोसिस हो जाए, CCPP से याद रख लेना, साइनोसिस हो जाती है जब लॉस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस नहीं ले रहा वो, तो ब्लड जाएगा नहीं, मूव नहीं हो रहा। ठीक है जी। साइनोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही है, ना ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कंजेस्शन हो गया, एडीमा और पूरे पेटेची हो गए, निशान पड़े हुए हैं। ठीक है जी। और साथ में ब्लड की फ्लूइडिटी हुई होती है। ये आप लोगों का हो गया किस तरह से एस्फेक्सिया के साइंस है। ये देखो, ये ऐसे किसी ने कट मारा हुआ यहाँ पे, लेकिन हाथ पे, या तो फोरेंसिक में अगर कोई मरा है या उसके हाथ पे है ना जी, तो आपने कहना कि हाँ, अपने आप को बचाने के लिए बंदा हाथ ही आगे रख करता है ना, अपने आप के फेस को, ट्रंक को बचाने के लिए, तो वहाँ पे होगा आइडेंटिफाई द वाउंड ऑन हैंड, तो हम कहेंगे कि ये डिफेंस वाउंड है हैंड के ऊपर। ठीक है जी। अब किस वेपन से मारा गया, शार्प के साथ ही, क्योंकि पूरा कट आप लोगों को नजर आ रहे हैं इसमें। ठीक है जी। क्या मेडिको लीगल इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इसलिए कि डिफेंस में मारा गया है। होमिसाइडल अगर कोई मारा था, सुसाइडल मतलब खुद कातिल अगर है तो होमिसाइडल है। ठीक है जी। अब ये क्या है, वो कह रहे हैं टाइप ऑफ इंजरी, ये देखें, ये बिल्कुल आप लोगों को ये ब्रेन नहीं नज़र आ रही, नीलापन वगैरह। ठीक है जी। क्या मेडिको लीगल इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि देखें, ये नज़र आ रहा होता है किस से मारा गया होता है, किस चीज़ से, अगर कोई गला रस्सी नज़र आ रही होगी, मार्क नज़र आ रहा होगा उसका। ठीक है जी। इसमें भी नज़र आ रहा है कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मारा हुआ। ठीक है जी। इंजरी है ब्रेन, तो ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इंडिकेट करता है एग्जैक्ट नेचर क्या थी ऑब्जेक्ट की जो बॉडी के साथ आके लगी है। ये बड़ी सी बंदूक, इसको क्या कहते हैं, शॉटगन। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, इस वेपन के अंदर देख लेते हैं क्या होता है। इसके अंदर कल्प्रिट होता है, क्या उसको कहते हैं, देख लेते हैं एक बार। स्टेशन नंबर 3, एक सेकंड प्यारे बच्चों, 3, ये एक शॉटगन है, कैटरिज है। हाँ, मैं इसको पता नहीं क्या कह रही थी कैटरिज होता है उसके अंदर, हालांकि वो राइफल के अंदर बुलेट होती है। ठीक है जी। इसका अच्छा ही है कि इसका जो आगे वाला बैरल है, बोर है, वो स्मूथ है, लेकिन जो छोटी होती है ना गन राइफल या रिवॉल्वर, उसका आगे वाला जो बैरल होता है ना, वो स्मूथ नहीं होता। ठीक है जी। अगला आपका आ गया स्टेशन 5। स्टेशन मतलब डिफरेंट स्टेशन हैं, ये UHS की है, OSP। ठीक है जी। ये देखो, इंसान ने ऐसे लग रहा है ना अपने गले पे खुद ही खराशें मारी हुई हैं। ठीक है जी। तो ये खुद से ही आइडेंटिफाई द लेन कि खुद से ही किया हुआ है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हम अपने आप को खुद मारते हैं ना, तो असेसिबल पार्ट जहाँ पे हाथ नहीं जाता वहाँ पे हम नहीं मार सकते, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। और हम नॉन फैटल जगह पे भी नहीं मार सकते जहाँ से हम मर जाएं, बस अपने आप को तकलीफ ही पहुँचानी होती है। ठीक है जी। और फिर एज ऑफ द लियन हम देखते हैं कि इसके कभी इधर का मारा तो डिफरेंट एज पे वो ठीक हो रहे थे निशान, तो उसका दिल किया मैं इधर और मार लूँ, मतलब उनकी हीलिंग भी डिफरेंट एज पे हो रही होती है और वो डिफरेंट एज के जख्म होते हैं। ठीक है जी। ये एक बार देख लेते हैं स्टेशन 5। ठीक है जी। ये देखो, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी, खुद को ही ऐसे मारा हुआ है, तो इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंजरीज होती हैं, जख्म होते हैं डिफरेंट एज के, उनकी हीलिंग स्टेजेस भी डिफरेंट होती है, असेसिबल पार्ट्स पे ही होगी, और क्लॉथ्स इन्वॉल्विंग अपने को पीछे करके, क्लॉथ्स को पीछे करके उसने मारा होता है। ठीक है जी। इंजरीज जो है ना वो नॉट फेटल, मतलब मरने वाली जगह पे नहीं है, दूसरी वाली किसी भी स्किन के ऊपर डाल दी। ठीक है जी। बस ये लास्ट है आपका। ये क्या है, ये आप लोगों का इसमें नहीं है, एलो में क्या है, डिपोकेट फॉर्मेशन है इसमें। ठीक है जी। अब ये देखो, ये इसका क्या हुआ है, ये ब्लड है, लेकिन ये फेस के ऊपर इंजरी हुई है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजरी, 8 में देख लेते हैं। 8 ये एक लेसरेटेड वाउंड है जो दिखाया। अच्छा, लेसरेटेड वाउंड ये है, कटापटा, हाँ लेसरेटेड। इंसाइज्ड के अंदर, अनसाइज्ड वाउंड के अंदर तो प्रॉपर एक सही शेप होती है। ठीक है। जिसके बाद इसका क्या याद रखना है कि लेसरेटेड वाउंड के अंदर जो है ना वो इल डिफाइंड मार्जिन होते हैं, हालांकि इंसाइज्ड वाउंड के अंदर ना दोनों का डिफरेंस आता है। जो मार्जिन है वो अच्छी वेल डिफाइंड होते हैं, इसमें इल डिफाइंड है, इसमें जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो अंदर ही दंस जाते हैं इस जख्म के अंदर, और यहाँ से ब्लीडिंग इतनी नहीं होती जितनी जो है ना वो इंसाइज्ड वाउंड से होती है। और ये ब्लंट वेपन से मारा जाता है किसी से, हालांकि शार्प वेपन से मारा जाए तो वो इंसाइज्ड है। ठीक है जी। ये बस 2 आपके रह गए। हम
हम कैसे इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट चेक करते हैं? अल्कोहलिक ड्राइवर, कोई एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, अल्कोहलिक ड्राइवर, हमें कैसे पता चलेगा कि इस ड्राइवर ने कोई नशा वगैरह किया हुआ है या इसने कुछ पिया हुआ है? कैसे हम उसका गेट चेक करेंगे, वो कैसे चल रहा है, ठीक है? उसको बटन अनबटन टेस्ट कराएंगे, अपना बटन खोलो बंद करो, क्योंकि सेरिबेलर काम नहीं कर रहा होता उसका, बिल्कुल इधर गिरता है उधर गिरता है। उसकी कोऑर्डिनेशन, फिंगर नोज टेस्ट करवाएंगे, मेरी फिंगर पे हाथ रखो, फिर अपनी नाक पे हाथ रखो, ठीक है जी। फिर मेरी फिंगर पे हाथ रखो नोज पे, उसका वो टेस्ट भी ठीक नहीं होता। और यहाँ कहें उसको नीचे से मुझे कुछ पकड़ाओ, तो वो अगर अल्कोहलिक ड्राइवर है तो वो नहीं करेगा। ये टेस्ट आपने करवाने हैं। दिस इज स्टेशन नंबर 9। सो दिस इज़ गेट, देख ले, बटन एंड बटन, फिंगर नोट टेस्ट, कॉइन फ्लोर से पकड़ाओ तो उससे नहीं पकड़ा जाएगा अगर तो वो है। अच्छा, एक स्टेशन लास्ट वाला रह गया है आप लोगों का, किधर है जी? हाँ, कि आप लोग जो विक्टिम है ना, लिविंग विक्टिम जिंदा है, तो हम उसके क्लॉथ जो है ना, वो कोई गोली लगी है तो उसके जो कपड़े हैं ना, वो अब हमने कैसे लेके जाने हैं, उसको खुद कैसे प्रिजर्व करना है और कैसे उसको पुलिस तक लेके जाना है। सबसे पहले तो हमने उसके कपड़ों पे जहाँ पे उसको इंसर्कल कर देना उस जगह पे जहाँ पे गोली लगी हुई है, ठीक है जी। फिर डॉक्टर से उसकी पूरी रिपोर्ट्स बनवानी है, ठीक है जी। और MLC मतलब ये जो केस नंबर हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिको लीगल केस होता है, वहाँ से साइन करवाने हैं, वहाँ उसका नंबर लिखना है, प्रॉपर पैकेजिंग में रखना है उसकी कपड़ों को, और जाके पुलिस के हैंड ओवर कर देना है, ठीक है जी। स्टेशन 10 ये है, ये आप लोगों का टास्क है कि सबसे पहले जो एविडेंस का एरिया उसको सर्कल कर दो, डॉक्टर के साइन करा लो डाटा के साथ, केस नंबर लिख दो, प्रॉपर पैकिंग करो, पूरा पुलिस को प्रोवाइड कराओ। थैंक यू सो मच जी। आप लोगों की ख़त्म है। फार्मा की एक 10 मिनट की लैदा ही बना दूंगी। फार्मा